आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, और साथ ही साथ बताएंगे आपको गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को, जैसे मान लीजिए हमने ये जिंक धातु की छड़ ली और इसी धातु के लवण, जैसे मान लीजिए ZnSO4, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है, तो क्या होता है कि धातु की छड़ पर या तो धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैंने जिंक की छड़ डुबोई तो इस पर ऋणावेश आ गया, और मान लीजिए यहाँ पर ये कॉपर की छड़ है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई है, तो इस पर धनावेश आ गया। ये छड़ पर धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा, ये डिपेंड करता है उस धातु की टेंडेंसी पर। जैसे जिंक धातु की टेंडेंसी होती है कि इस पर ऋणावेश आएगा, कॉपर पर धनावेश आएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि छड़ पर जैसा आवेश आता है उसके ठीक विपरीत आवेश विलयन में आ जाता है। जैसे यहाँ धातु की छड़ पर ऋणावेश है तो विलयन में छड़ के चारों ओर धनावेश आ गया। ठीक इसी प्रकार से कॉपर की छड़ पर यदि धनावेश है तो इसके विपरीत आवेश ये विलयन में आ गया। तो ये जो धातु की छड़ है, अब ये धातु की छड़ धातु में रहकर ये कहलाएगी इलेक्ट्रोड। यानी जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो एक प्रकार का आवेश धातु की छड़ पर आ जाता है, उसके विपरीत आवेश विलयन में आ जाता है। इस प्रकार से एक विद्युत द्वितीय स्तर यानी डबल लेयर बन जाती है आवेश की। तो ये जो बना है सेल, इसे तो कहेंगे अर्ध सेल, हाफ सेल। और ये जो धातु की छड़ है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। अब जैसे हमने देखा कि धातु की छड़ पर बाहर ये धनावेश आया है और छड़ पर कौन सा आया है, ऋणावेश। तो धातु पर तो ये इस तरह से लेकर एक ऋण विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा, और हमने देखा विलयन में धन विद्युत विभव उत्पन्न हो गया। यदि हम इस वाले अर्ध सेल में देखें तो क्या होगा कि धातु की छड़ पर क्या है, यहां धन विद्युत विभव है और विलयन में ऋण विद्युत विभव उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि धातु और यहाँ विलयन में यानी आयनों में क्या होता है, दो विपरीत विभव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी दोनों के विभव में अंतर है। तो इन दोनों का अंतर यानी विभवांतर ही कहलाता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। यानी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोने पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, यानी ये ऋण विद्युत विभव और धन विद्युत विभव, इन दोनों का अंतर। या यहाँ देखें हम तो छड़ पर धन विद्युत विभव और विलयन में आयना द्वारा ऋण विद्युत विभव, इन दोनों के विभव का अंतर विभवांतर, ये अंतर कहलाता है उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव।
यानी विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव होता है। इलेक्ट्रोड विभव को हम व्यक्त करते हैं ई से। अब ध्यान दें, जो जिंक की क्षण है इसकी जो टेंडेंसी है वो कैसी है, ऑक्सीडाइज होने की। यानी ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑक्सीजन करती है। जैसे मान लीजिए मैंने मेटल लिया, एम धातु मान लिया मैंने, तो ये क्या करेगी, ये इसने मान लो एन इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो ये बन जाएगा एम एन कैटाइन। यहाँ हम ऐसे कह लेंगे, यहाँ पर हमने जेड एन धातु की क्षण ली है तो ये जेड एन धन आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पर। लेकिन इस वाले हाफ सेल में क्या हुआ है, इस वाले हाफ सेल में हम देख रहे हैं कि जो धनायन है उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए हैं और यहाँ पर क्या हुआ है, अपक्षयन क्रिया हुई है। इसमें वास्तव में क्या होगा कि विलयन के अंदर जो धनायन है, जैसे मान लो ये कॉपर धन आयन थे, ये इस क्षण में बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस वाले इधर से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर ले लेगा। कॉपर ने क्या किया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इधर से आए थे उनको इसने ले लिया और ये क्या हुआ, कॉपर बन गया। यानी क्या हुआ, यहाँ हुआ अपचयन। क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन। यानी एक क्षण की टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन देती है और यहाँ पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो जब किसी अर्ध सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जब सेल में कौन सी क्रिया होती है, अपचयन क्रिया होती है, तो उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको व्यक्त कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Zn से Zn धन आयन बन रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे E Zn ऑब्लिक Zn धन आयन। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर Zn से Zn धन आयन बनना हो गया ऑक्सीकरण, तो जो हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर धन 2 आयन से कॉपर धातु बन रही है, तो यहाँ कह सकते हैं Cu धन 2 आयन से Cu बनना है, यानी अपचयन हो रहा है। तो जो हो गया हमारा, क्या हो गया जी, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब आता है एक शब्द मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था कि धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया था। अब ये लवण के विलयन की कुछ सांद्रता होगी, तो यदि इस लवण के विलयन की सांद्रता 1m हो, ऐसे इसको भी 1m कह सकते हैं, और ये जो क्रिया हो रही है ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही हो, उस समय इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ भी दिखा सकते हैं कि यदि ये जो लवण है इसकी सांद्रता 1m है,
और ये जो क्रिया हो रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है। तो यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यहाँ पर जीरो लगा देते हैं ऊपर, जीरो मतलब है मानक स्टैंडर्ड। तो ये अब हो गया हमारा, क्या हो गया जी, ये तो हो गया जिंक का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये हो गया कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जरा मैं इसको ऐसे दिखाता हूं कि Zn इज इक्वल टू Zn धंधो आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्रिया ऑक्सीकरण की है। तो हम इसका EGO यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब इलेक्ट्रोड विभव एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर चूंकि क्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है तो ये कौन सा हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको ऐसे लिखते हैं Zn धंधो आयन, यानी ये हो गया मानक यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। और ये मान निश्चित होता है, ये मान होता है प्लस के 0.76 वोल्ट। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें यहाँ कॉपर की, तो कॉपर का हो रहा था अपचयन इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड कौन सा वाला, अपचयन, यानी Cu धंधो आयन बट्टे Cu, धंधो आयन से ही Cu बन रहा है। तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मानक रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। और इसकी वैल्यू वो है हमारी, अपचयन है ये होती है प्लस 3-4 वोल्ट, निश्चित होती है। अब जरा देखें, ये जो मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव हैं, इनके मान आंकिक रूप से समान होते हैं, केवल इनके चिन्ह विपरीत होते हैं। यानी यदि हम जिंक का यहाँ पर हमने जो मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात किया है वो 0.76 वोल्ट है। यदि हम जिंक का मानक अपचयन विभव पता लगाएं तो वो इतना ही होगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कॉपर का मानक मानक अपचयन विभव निकाला भी हमने, ये प्लस के 0.34 वोल्ट है। यदि हम ये कहें कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव पता लगाएं तो वो कितना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगा। अब उसको लिखेंगे कैसे, जरा देखें इसमें, देखिएगा। तो यहाँ पर चूंकि जिंक की क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया, अब हम इसको लिखेंगे अपचयन क्रिया। तो उल्टी क्रिया हो जाएगी Zn धंधो आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn। तो अब हो जाएगा E0। तो अब Zn धंधो आयन से Zn बनने हैं, तो Zn धंधो आयन Zn। अब ये कौन सा हो गया, अब ये हो गया स्टैंडर्ड, अब अपचयन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस की तो हो जाएगी -0.7 वोल्ट। ठीक इसी प्रकार से हम यदि कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करें तो हमें पहले कॉपर का ऑक्सीकरण का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यानी उल्टा हो जाएगा, Cu से Cu धंधो आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये होगी ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। तो अब इसका निकलेगा मानक ऑक्सीकरण विभव, यानी Cu से Cu धंधो आयन का बनना। और इसकी जो वैल्यू होगी वो ठीक उल्टी, यानी प्लस के 0.34 वोल्ट थी तो कितनी जाएगी, ये माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगी। यानी किसी भी धातु के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दोनों के रूप में लिख सकते हैं हम।
अब दिक्कत आती है कि कौन सा लिखा जाए। तो IUPAC ने अपचयन विभव, कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव के रूप में मान्यता दी है। यानी हम जब कभी इलेक्ट्रोड विभव शब्द का प्रयोग करेंगे तो मानक अपचयन विभव प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ जिंक का ये न करके ये प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कॉपर का अपचयन विभव ही प्रयोग करेंगे, ये वाला ऐसे करके। तो ये अब तक मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सेल दो प्रकार के होते हैं। एक सेल होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा बताया था मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल। और मैंने बताया था आपको कि जो पहले वाले जो सेल होते हैं यानी विद्युत अपघटनी सेल, वो सेल में एक ही कंटेनर होता है और एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल हैं, उनमें दो अलग अलग कंटेनर होते हैं और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा प्रवृत्त होती है, या उल्टा होता है। यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये दोनों में डिफरेंस था। तो आखिर कैसे बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल? इसमें हमने एग्जांपल लिया है डैनियल सेल। डैनियल सेल में ये देखा हमने, एक हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है। पहले हाफ सेल में हमने ये रॉड ली है जिंक की, दूसरे में कॉपर की। तो यहाँ जिंक की यदि मेटल है तो स्वाभाविक है इसमें जो लवण का विलयन भरा जाएगा वो जिंक सल्फेट का भरा जाएगा। यहाँ कॉपर मेटल है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा जाएगा। दोनों की सांद्रता 1m और 1m है। अब क्या होगा कि जो जिंक की क्षण है यानी पहले वाले सेल में क्या होगा, ऑक्सीकरण रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा Zn से इस तरह से लेकर, यानी जो हमारी जिंक की रॉड है वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी और उसमें से क्या गलेगी थोड़ी सी। वो गलने पर क्या होगा, जो Zn प्लस है वो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन है वो इसी पर रह जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि Zn की जो रॉड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर Zn कैटायन यहाँ सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऊपर जाएंगे वायर के अंदर और ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे करके, और इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे। आते आते ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है कि कॉपर कैटायन और सल्फेट एनायन होते हैं। ये जो कॉपर कैटायन है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ऐसे करके लेंगे ये, और क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि ये कॉपर कैटायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर मेटल, और ये कॉपर मेटल इस रॉड के सहारे जाके ऐसे करके ये चिपक जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज है तो हालांकि ये इलेक्ट्रॉन सीधे अंदर चले गए तो हम कह सकते हैं इसके कंपेरेटिवली यानी सापेक्ष इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और इस तरह से लेकर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऐसे होगा। और हम जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इधर हो जाएगा और सेल से हमें इलेक्ट्रिक हमें मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो क्या था कि Zn और SO4 यानी जितने Zn आयन थे उतने ही SO4 आयन थे, यानी दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 1m थी। यानी सॉल्यूशन कैसा था, बिल्कुल न्यूट्रल था, यानी उदासीन था विलयन। ऐसे यहाँ भी क्या था, जितने Cu धनायन है 1m उतने ही SO4 1m ऋणायन है। यानी स्टार्टिंग में दोनों कैसे थे, विलयन यहाँ भी उदासीन विलयन यहाँ भी उदासीन। लेकिन हुआ क्या कि जब इस रोड में से यहाँ तो धनायन आ गए विलयन के अंदर, तो अब जितने धनायन यहाँ से आए हैं वो धनायन एक्स्ट्रा हो गए। इससे क्या हो गया, अब ये जो हमारा विलयन है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा धन आवेशित विलयन। ध्यान रखें, रोड ऋणावेश है लेकिन अब विलयन धनावेश हुआ, क्योंकि रोड में से Zn धनायन यहाँ आ गए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा कि पहले तो धनावेश ऋणावेश बराबर था, लेकिन अब क्या हुआ, जो Cu जो धनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बनकर यहाँ चिपक गए, तो विलयन में अब क्या हो गया, इनकी कमी हो गई। अब क्या रह गया, ऋणावेश रह गया, यानी कैसा हो गया, विलयन हो गया नेगेटिवली चार्ज। इससे क्या होता है कि पहले क्या हो रहा था कि ये यहाँ से जिंक धनायन विलयन में आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ रहे थे, इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब चूंकि काफ़ी देर बाद यहाँ पर विलयन के अंदर बहुत सारा धनावेश इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा, अब ये धनावेश क्या करेगा, आने वाले धनायन को प्रतिकर्षित करेगा, यानी आने से रोकेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा कि पहले क्या हो रहा था कि ये जो कॉपर धनायन है वो क्या कर रहे थे, इस यहाँ जाके चिपक रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं ऋणावेश इधर आ रहा था। अब विलयन के अंदर बहुत सारा SO4 ऋणावेश इकट्ठा हो गया, तो ये SO ऋणावेश क्या करेगा, अब आने वाले ऋणावेश को ये भी प्रतिकर्षित करेगा, यानी अब इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। इससे क्या होगा कि ये जो क्रिया हो रही थी वो क्रिया रुक जाएगी, यानी विलयन में धारा का बहना बंद हो जाएगा। धारा बहना बंद इसलिए हुआ क्योंकि पहले विलयन तो उदासीन था, जब विलयन उदासीन था तब तक क्रिया ठीक से हो रही थी। अब विलयन में क्या हुआ, इस वाले विलयन में तो बहुत सारा धनावेश आ गया, इस वाले विलयन में बहुत सारा ऋणावेश आ गया, तो यहाँ विलयन की उदासीनता खत्म हो गई, तो धारा का बहना भी बंद हो गया। इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, इसमें या तो KCl या K2SO4 या NH4 कोई अक्रिय विद्युत अपकट्य लेकर उसे जेलेटिन या अगर अगर में घोल लेते हैं। पहले तो KCl को गर्म पानी घोलते हैं, बाद में इसमें जेलेटिन या अगर अगर मिला देते हैं। जो जेलेटिन या अगर अगर ये आटे ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, पेस्ट जैसा बन जाता है और इसमें भर जाता है। अब ये K धनायन हो गए और Cl ऋणायन हो गए। होगा ये कि यदि यहाँ पर धनावेश बढ़ जाएगा तो ये Cl ऋणायन यहाँ आ जाएंगे और इस धनावेश को Cl ऋणावेश निरस्त कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर SO4 अधिक हो गया तो ये जो K धनायन थे वो यहाँ से इधर आ जाएंगे और SO4 के ऋणावेश को निरस्त कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे क्या हो गया कि दो काम हो गए सॉल्ट ब्रिज के। एक काम ये हुआ कि एक तो इसमें जो आवेश हो गया था, विलयन धनावेशित हो गया था, यहाँ विलयन ऋणावेशित हो गया था, तो इस विलयन को सॉल्ट ब्रिज उससे क्या करता है, उदासीन कर देता है। जब ये उदासीन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर धारा बहना शुरू हो जाएगी, यानी विद्युत धारा को ये क्या करता है, लगातार
बहने का काम भी करता है, यानी कह सकते हैं कंटिन्यूसली फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा काम हो गया मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, यानी अर्ध सेल की जो विद्युत उदासीनता है उसको बनाए रखता है और विद्युत धारा के प्रवाह को सतत करता है। दो काम करता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। अब इस सेल को व्यक्त कैसे करेंगे जरा देखें। जैसे हमने देखा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कौन सा? ऑक्सीजन। ये कौन सा? अपचयन। तो यहाँ लिखेंगे Zn, क्योंकि ये ठोस है इसको सॉलिड कर दो यहाँ पे। और ये कैसा है? विलयन में है, ये हो गया एक्वस। तो जो पहला वाला अर्ध सेल जो है ये हमने इसमें देख रहे थे क्या हो रहा, ऑक्सीजन क्रिया हो रही थी, Zn से Zn धन्यवाद बनना था, ये ऐसे कर दिया। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, उसको ऐसे दो लाइन से ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है दूसरे सेल में कि ये कॉपर धनायन से कॉपर धातु बन रही है, यानी अपचयन हो रहा है, तो इसको लिखेंगे Cu डबल पॉजिटिव। ये विलयन है इसलिए एक्वस हो गया। आगे Cu, ये ठोस है, ये मेटल हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि ये जो सेल में लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। इसे एनोड कहते हैं, इसे कैथोड कहते हैं। मैंने पहले कहा था इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लॉ ना, यानी लेफ्ट साइड वाला यहाँ O माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इसे एनोड से व्यक्त करते हैं और नेगेटिव पे चार्ज होता है। दूसरा जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट लिखा है मैंने, ये वाला हाफ सेल है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसको एनोड भी कह सकते हो। और जी वाला कैसा है? ये पॉजिटिव है, यानी ये कैथोड है। तो ये इस तरह से हम इस वाले सेल को लिख सकते हैं। ये कहलाता है इसका सेल डाईग्राम, ये इसका सेल डाईग्राम कहलाता है। अब आती है सेल प्रक्रिया, सेल रिएक्शन। ये था हमारा सेल डायग्राम। सेल रिएक्शन क्या होगी? पहला हाफ सेल था हमारा, उसकी रिएक्शन क्या थी? Zn इजिकल टू Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाफ सेल की रिएक्शन क्या थी? Cu +2 +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। तो जो सेल रिएक्शन होगा, यानी पूरे सेल का जो रिएक्शन होगा, पूरी सेल अभिक्रिया होगी, वो इन दोनों का योग होगा। जरा इनको ऐड करना, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Zn प्लस Cu। इसको आप एक्वस कह सकते हो, इसको आप सॉलिड कह सकते हो। इधर राइट साइड इलेक्ट्रॉन, इधर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? Zn डबल पॉजिटिव, ये हमारा एक्वस हो गया, प्लस Cu सॉलिड। ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई। यानी पहले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दूसरे में रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। ये हमारी पूरी सेल रिएक्शन हो गई। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल। उसमें मैंने एग्जांपल लिया था डैनियल सेल का।